Assalamu alaikum. My name is Rutaba Riaz, AG 2023-5828, and my topic is anti-nutritional factors. सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते क्या हैं. एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बेसिकली जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं जो उनके प्रोसेसेस हैं, नेचुरल प्रोसेसेस हैं, लाइक डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, या जो हम न्यूट्रिएंट्स की अपटेक करते हैं उसको यूटिलाइज इस तरह से करने. अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो ये रिड्यूस करते हैं फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को. वाई दे एग्जिस्ट. Plant produce these substances as defense mechanism against pests, insects and diseases. ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो हैं ये प्लांट्स इनको जो है ना प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, यानी वो अपने आप को जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या डिजीज़ से बचाने के लिए, उनसे रेजिस्ट करने के लिए ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को बनाते हैं अपने अंदर. लेकिन जब ये जो प्लांट्स हैं जो जिसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बने होते हैं, जब इसको ह्यूमन या एनिमल जो है वो कंज्यूम करता है तो उनकी हेल्थ पर इस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट होता है. सेकंड हमारे पास इसमें आ जाती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन. इसमें फर्स्ट हमारे पास होते हैं एनिमल बेस्ड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. ठीक है, ये हमारे पास पाए जाते हैं मोस्टली तौर पर एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं उसके प्रोडक्ट्स में, और ये प्रोसेसिंग में जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं. दूसरे होते हैं हमारे पास प्लांट बेस्ड. जो प्लांट बेस्ड होते हैं वो नेचुरली अक्रिंग होते हैं प्लांट्स में, जिस तरह कि हमने देखा कि वो प्लांट्स को नेचुरली तौर पर बनाते हैं अपने डिफेंस के लिए. और थर्ड है हमारे पास माइक्रोबियल एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. ये माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो कॉज करते हैं, और कंटेमिनेशन रिस्क जो होते हैं वो उसमें हमारे पास इसमें ज़्यादा आ जाते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स. तो फर्स्ट वन इसमें हमारे पास है टेनिन्स. टेनिन्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को और आयरन की एब्जॉर्प्शन को. ये दो चीज़ों को अफेक्ट करते हैं. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करते हैं और आयरन की जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन है उसको डिस्टर्ब करते हैं. सेकंड हमारे पास आते हैं फाइटेट्स. ये करते हैं बाइंड करते हैं कैल्शियम, आयरन और जिंक को, और ये उनके साथ बाइंड हो जाते हैं. जो फाइटेट्स हैं कैल्शियम, आयरन और जिंक के साथ बाइंड हो जाते हैं और ये रिड्यूस करते हैं इसकी मिनरल एब्जॉर्प्शन को. उसके बाद हमारे पास गॉसिपल है. इसमें ये हमारे पास टॉक्सिक होते हैं. जो चार टांगों वाले हमारे पास जानवर होते हैं, नॉन रुमिनेंट्स होते हैं, उनके लिए ये टॉक्सिक होते हैं. उनकी जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं और उनके हार्ट के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं. उसके बाद नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ये क्या करते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं. एक बीमारी है वो इनकी वजह से होती है, और जो दूसरे हेल्थ इश्यूज़ भी इसकी वजह से हो सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स. ये साइनाइड रिलीज़ करते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में अगर हो तो टॉक्सिक नहीं होता, ज़्यादा अमाउंट में ये टॉक्सिक होता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गोइट्रोजन्स हैं. ये इंटरफेयर करते हैं आयोडीन का जो अपटेक है, लाइक आयोडीन के जो अपटेक ज़्यादा हो जाता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से गोइटर के रिस्क हमारे पास आ सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टेंस. ये डैमेज करते हैं जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उसको, और जिस तरह से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होनी होती है फूड की, तो ये उससे एब्जॉर्प्शन भी इसकी जो है वो डिस्टर्ब होती है. नेक्स्ट इज सेपोनिन्स. ये जो कड़वाहट पैदा करते हैं और रिड्यूस कर देते हैं खाने की कोई भी न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन या एफिशिएंसी को. उसके बाद ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ये ब्लॉक करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को. जिन एंजाइम ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है उनको जाके ये डिस्टर्ब करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सिलेट्स बाइंड कैल्शियम पोटेंशियली कॉजिंग किडनी स्टोन्स. ये कैल्शियम के साथ जब बाइंड होकर जाते हैं तो ये किडनी स्टोन्स बनाने का इनमें रिस्क होता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी. तो इसको 3 कैटेगरीज हैं: प्राइमरी एंटी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी एंड फंक्शनल. प्राइमरी जो है वो डायरेक्टली रिड्यूस न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी. जो प्राइमरी एंटी न्यूट्रिएंट्स होंगे तो जो नेचुरली तौर पर हमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो रहे थे ये उस चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे. और जो सेकेंडरी होंगे वो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कोई बीमारियाँ, साइकोलॉजिकल बीमारियाँ या हमारी जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं उस चीज़ को. और जो फंक्शनल एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो करेंगे बेनिफिशियल इन स्मॉल अमाउंट्स ड्यू टू एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर एक्टिविटी. ये हमारे पास जो होते हैं, ये हमारे पास अगर ये स्मॉल अमाउंट में हो तो
ये बेनिफिशेंट भी होते हैं हमारे लिए क्योंकि इनके अंदर एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन प्लांट्स। तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जैसा हमें पता है कि ये कुदरती तौर पर डिफेंस मैकेनिज़्म के इनमें पाया जाता है। इनकी वजह से प्लांट्स के अंदर ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को इंसेक्ट अटैक से, पेस्ट अटैक से, या कोई हर्बीवोर आके प्लांट पर अटैक करे। इसकी एग्जांपल में हमारे पास टैनिन्स और अल्कलॉइड्स हैं। ये जो प्लांट को, जो इसके टिश्यूज़ हैं उसको कम जायकेदार बनाते हैं और ज़्यादा टॉक्सिक बना देते हैं किसी भी अटैकर के लिए। सेकंड, हमारे पास इसकी इम्पैक्ट ऑन फूड एंड फीड क्वालिटी, कि हमारी खुराक पर इसका क्या असर है। जो ये कंपाउंड्स हैं ये डाइजेस्टिबिलिटी और अवेलेबिलिटी को, जो है न्यूट्रिएंट्स की, लाइक प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, उसको खुराक में कम कर देते हैं, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को। इसलिए जब भी हमने ह्यूमन और एनिमल की जो फीड है उसकी बात करनी है तो हमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी स्टडी भी ज़रूरी है। इंडिकेटर फॉर प्रोसेसिंग नीड्स, ये हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि हमें कौन से प्रोसेसिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए। अगर हमें लाइक ANFs की मिकदार पता हो कि कितनी है तो हम उसके ज़रिए उसमें जो प्रोसेसिंग मेथड्स हमने कौन से यूज़ करने हैं उसमें आ सकते हैं सोकिंग, कुकिंग, फर्मेंटेशन और जर्मिनेशन। इनमें से कौन सा मेथड हम यूज़ करें ये हम उनकी क्वांटिटी को देख के अंदाज़ा लगा के देन कर सकते हैं, ताकि उसके लेवल को हम कम कर सकें फूड के अंदर से। नंबर 4 इज़ रोल इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में इसका क्या रोल है। एक जो ब्रीडर है उसको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है और उसका ये काम है कि वो इस तरह की वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस करवाए, इस तरह की वैरायटीज़ बनाए जिसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं इनकी क्वांटिटी कम हो, लेकिन फिर भी वो रेजिस्ट कर सकें अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज़। नंबर 5 इज़ फार्माकोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल वैल्यू। इसकी कोई फार्माकोलॉजी में भी कोई वैल्यू है तो बिल्कुल। सम ANFs हैव बेनिफिशियल यूजेस। अब इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। सैपोनिन्स एंड फिनोलिक एसिड कंपाउंड शो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी वैल्यूएबल इन मेडिसिन एंड फूड इंडस्ट्रीज़। इस तरह बहुत से और भी हमारे पास एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है सैपोनिन्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स में, कि उनमें कुछ ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन में और फूड इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी है टैनिन्स इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड लेग्यूम्स में। जो टैनिन्स है वो मोस्टली एडिबल क्रॉप्स में पाया जाता है, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स। नेक्स्ट इसकी न्यूट्रिशनल डाउनसाइड। इसकी न्यूट्रिशनल डाउनसाइड में इसका जो नुकसान एक ये है कि ये बॉडी में जाके, हमारी बॉडी में जाके ये बाइंड हो जाता है प्रोटीन के साथ, और जो हमारी डाइजेस्टिबिलिटी है, हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको ये इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, जिसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जो हमारी डाइजेस्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है और मिनरल एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाती है। और एप्लीकेशन अपसाइड इसकी ये है कि टैनिन शो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ये जो नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स हैं हमारी बॉडी में, ये उनको रोकता है, और ये हमारे फूड प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने को महफूज वगैरह करने में, और जो नेचुरली कुदरती तौर पर जो डाइज बनाते हैं उसमें, और लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग मिटिगेशन methods like dehulling, germination, soaking and heat treatment can reduce tannin level। इसमें अब ये कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट डीहलिंग कि हम छिलका उतारें, जर्मिनेशन करें, या सोकिंग इसको भिगो के रखेंगे, इसको हीट ट्रीटमेंट करें, इसको हीट दें, तो उससे हम इसकी बायोएक्टिव पोटेंशियल को बरकरार रखते हुए हम इसके लेवल को कम कर सकते हैं फूड में से, और टोटली हम रिमूव नहीं करेंगे इसको इन मेथड्स को यूज़ करते हुए। अब हमारे पास जो रिसर्च गैप है उसमें वो बताते हैं कि जो टैनिन्स हैं उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं ऑल दो पॉजिटिव भी हैं, तो हमें इसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह से उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को बरकरार रखते हुए। और ये छोटी सी एग्जांपल भी हमें यही बताती है कि टैनिन्स की, कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हमेशा जो हैं वो नुकसानदेह नहीं होते, वो फ़ायदेमंद भी होते हैं, लाइक फंक्शनल, इंडस्ट्रियल, इमर्जिंग बायोएक्टिव एप्लीकेशंस में, तो हमें इनको फ़ायदा हासिल करने का तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट की टेकअवेज हमारे पास में हमें यही पता चलता है इस सारी एग्जांपल से कि जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं एक्चुअली उनका डुअल करैक्टर है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी रखते हैं, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रखते हैं।
तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये रखते हैं कि वो जो हमारे पास न्यूट्रिएंट अपटेक है या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी या डाइजेस्टिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव उसका ये है कि वो बहुत सी चीज़ों में हेल्प भी करते हैं। सो हमें उन तरीक़ों की तरफ नेक्स्ट जाना चाहिए, हमें अब नेक्स्ट रिसर्च इस चीज़ पर करनी चाहिए कि हम किस तरह से इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को बरकरार रखते हुए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं, एंड हम इसकी जो न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी और जो फंक्शनल बायो एक्टिविटी है उसके बीच में एक तवाज़न कैसे कायम कर सकते हैं, और डिफरेंट क्रॉप के लिए स्पेसिफिक प्रोसेसिंग मेथड्स अपना कर हम किस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड जो ये आर्टिकल है ये रेफरेंस इसका है सिंह पी पांडे, वी के सुल्तान, जेड सिंह आर एंड आर AH 2023, classification, benefits and application of various anti-nutritional factors present in edible crop, Journal of Agriculture and Food Research. Thank you.